हिजबुल्लाह से, हूती से निपटना उसका लगातार जारी है ही। और यहां देखिए सीरिया में उसका ऑपरेशन जो ये शुरू हुआ है उसको कहा जा रहा है कि जारी रहेगा। उधर ये भी खबर आ रही है कि अहमद अल शरा वो छोड़ के भाग गए टर्की। क्या ये बात सही है? आपके पास भी ये खबर है? नहीं, मैंने सोशल मीडिया में देखा है, मेरे पास ऐसी कोई इसका प्रूफ नहीं है, या मैंने कोई मेन स्ट्रीम मीडिया में देखा, मैंने नहीं पढ़ा अभी तक। लेकिन इसमें खूबसूरती की बात यह है कि अहमद अल शरा को तुर्की ने ही इंस्टॉल करवाया था। अब अगर वो तुर्की भाग जाता है, जो कि सोशल मीडिया डिक्लेयर कर रहा है, तो आप समझ लीजिए कितना बड़ा यहां पे यानी कि एक वॉइड है। एक तो ये बात है। दूसरी एक और चीज मैं कहना चाहता हूं कि इजराइल जो कर रहा है ना, इजराइल बड़े सोच समझ के कर रहा है, क्योंकि इजराइल को पता है ना सीरिया के पास एयर डिफेंस है, उसको पता है ना लेबनान में है, ना गाजा में है, ना ईरान में है, किसी के पास एयर डिफेंस नहीं है। तो आपने देखा होगा ज्यादातर इजराइल के अटैक्स हैं एयर स्ट्राइक्स होती है, एयर स्ट्राइक्स जी, क्योंकि उनका हवाई जहाज जाके तेहरान के ऊपर, दमिश्क के ऊपर नाच गाना करे, किसी को पता ही नहीं लग रहा क्या हो रहा है। ये जो बात कही जा रही है, एक और बात समझिए, अगर अहमद अल शरा वहां टर्की की तरफ से प्लांट किए गए थे तो फिर उनका वहां से भागना, वापस टर्की पहुंचना, ये जो वॉइड की बात की जा रही है, यहां पाकिस्तान के सीने में क्या चल रहा होगा जरा वो भी समझेंगे। लेकिन सीरिया के राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री के राजधानी दमिश्क छोड़ने की खबरों के बीच, राष्ट्रपति अहमद अल शरा परिवार के साथ दमिश्क छोड़कर भागने की खबरों के बीच, ये अल शरा के इदबीब की तरफ भागने की खबरें भी हैं। सीरिया का इदबीब शहर तुर्की सीमा के करीब है। प्रेसिडेंट अल शरा के दमिश्क छोड़ने की बात ऐसे वक्त में कही जा रही है जब ड्रूज बहुल सुवेदा में फिर से सीरियाई सैनिकों ने मोर्चा संभाल लिया है। तो सवाल ये है कि ये जो खलीफा बनने की चाहती, ये भी समझाइए सर, ये जो यहाँ पे कहा जा रहा है अहमद अल शरा गए इदबीब की तरफ भागे और वहां टर्की दिखाई दे रहा है, तो ये जो आपने कहा, ये क्योंकि वो सभी जो टर्की को खलीफा बनते देखना चाहते हैं, उनको क्या बीत रही होगी, उन पर, पाकिस्तान पर क्या बीत रही होगी? देखिए, पाकिस्तान सिंपल सी बात है, आपको पता है पाकिस्तान आज की तारीख में क्या कर रहा है, तुर्की के ड्रोन्स बेच रहा है। और इनको आदत है, एक टीवी सीरियल बनाई थी तुर्की ने, आपको पता ही है, और टीवी सीरियल बनाई थी तो बड़ी फेमस हुई, वो एर्दुगुल गाजी करके एक टीवी सीरियल थी। और इमरान खान ने एक्चुअली ये बोला था कि ये इस्लामिक इतिहास है, जबकि वो टीवी सीरियल थी। तो ये एक उनके दिमाग में है कि जो तुर्की है, इट विल बिकम द हेड ऑफ द मुस्लिम्स वर्ल्ड वाइड। और ये फिर सऊदी अरब से पैसे भी लेते हैं पाकिस्तानी। तो इसके बाद क्या हो रहा है कि ये देखिए साहब, यहाँ ये दमिश्क है और यहाँ पे गोलान हाइट्स हैं, जहां से इजराइल जब मन चाहे नीचे आके एक थप्पड़ मार के वापस चला जाता है। और यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस भी है, ये दिखाई दे रहा है इजराइल जी, जहां इजराइल के यहाँ पे गोलान हाइट से नीचे आता है ना वो दमिश्क की ओर। और दमिश्क के 25-30 किलोमीटर दूर इजराइल की जो ब्रिगेड थी, गोलान ब्रिगेड, वो आ चुकी थी, एक जमाने में आ चुकी थी, आज से कुछ महीने पहले। तो अब यहाँ पे चला गया इदलिब पे, यहाँ से बस यहाँ से कट मारेगा, तुर्की के अंदर बच जाएगा ये आदमी। तो ये यहाँ पर क्या पीके श्रीवास्तव सर, ये कितना बढ़ता दिखाई दे रहा है? ये होगा, ये रिस्ट्रेंट तरीके से आगे बढ़ेगा, ऐसे ही चलता रहेगा? सीरिया न जाने कितने दिनों से ऐसे ही चल रहा है। ऐसे शरा का एक अभी बयान फिर भी आया है। शरा ने बोला है कि ड्रूज हमारे भाई हैं, वो हमारे ही हैं, हमें इंटीग्रेटेड रहना है। तो भागने की खबर से उसका तालमेल बैठता है। भागने से पहले आदमी कहने लगता है ना, हम सब भाई भाई हैं। और ये बात है। और जहां तक इजराइल का सवाल है, इजराइल गोलन हाइट पे बैठा हुआ है और वहां से पूरा का पूरा सीरिया दिखाई देता है, लेबनान दिखाई देता है, वो सबको मारेगा। और ड्रूज, एक दर्शकों के मन में ख्याल आता होगा, हमने हमास की बात की, हमास की हमने बात की, हिजबुल्लाह की, हूती की, हम लोग प्रतिशोध में बात करते रहे। कई लोग पूछ रहे थे कि ड्रूज क्या बला है, ये कहां से नए लोग आ गए। और एचटीएस क्या है? तो एचटीएस सपोर्टेड बाय तुर्की है, ठीक है, और ड्रूज सपोर्टेड बाय इजराइल है। तो ये घमासान है, दोनों घमासान चल रहा है। लेकिन ये घमासान है। वो चाहते हैं कि ड्रूज हमारे बॉर्डर पर बैठे रहे, और ड्रूज को अगर आपने कुछ तंग किया तो ड्रूज के सपोर्ट में इजराइल जाके मारता है। मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं कि जहां भाई भाई की बात की जाए ना, वहां असल में भाईचारा होता नहीं है। भाई भाई बहुत नारा लगे ना कि फलाने फलाने भाई भाई, आपको याद होगा चीनी गुंजाइश होती है, हिंदी भाई भाई भाई, इसीलिए इसकी गुंजाइश। और सीरिया के सुवेदा में फिर से भीषण जंग इसीलिए छिड़ी हुई है। बेडौइन मिलिशिया ने ड्रूज पर किया हमला। ये वहां की एक तरीके से समझ लीजिए कि ट्राइबल लोगों की एक तरीके से जमात है। ड्रूज पर हमला किया और हमले में ड्रूज समुदाय के कई लोग जख्मी। और अभी तक आप ये समझ ही चुके हैं कि ड्रूज के साथ इजराइल खड़ा हुआ है और यहां पर बेडौइन मिलिशिया उनके अगेंस्ट आए हुए हैं। तो ये संघर्ष आगे क्या कहां ले जा रहा है इस पूरे खित्ते
कित्ते को कहां ले जा रहा है। कित्ते का तो पता नहीं क्या हाल बेहाल हो गया है दिनेश भाई। यहाँ पे ये हो रहा है कि बेडुइन्स पहले एक जमाने में ये जिसको कहते हैं कि नोमैड्स हुआ करते थे, कभी यहाँ गए वहां गए, टेंट अपने साथ ले जाते हैं। अब इनका मिलिशिया बना है, इनके पास रॉकेट लॉन्चर्स हैं, RDX है, AK-47 है और गाड़ियां भी हैं, और दे आर फुली सपोर्टेड बाय अहमद अल शरा। अब ये लोग जो हैं, इसमें कई लोग जो थे वो अलकायदा वाले हैं, कई लोग इस्लामिक स्टेट वाले हैं, और ये चढ़ दौड़े ड्रूज के ऊपर, राइट। तभी तो उनकी जो कॉन्वॉय जा रही थी उसके ऊपर इजराइल ने एयर स्ट्राइक करी है कि हाँ तुम इनके साथ लड़ रहे हो, लो हम तुम्हें ठोकते हैं। इजराइल देख रहा है पूरा ऊपर से, और इजराइल मार रहा है इनको। तो इससे एक चीज और देखिए, ये जो नोमैडिक इधर के लोग होते हैं, जो इधर उधर घूमते हैं और जिनको आप कह लीजिए कि बंजारे होते हैं, खाना बदोश वो खाना बदोश एक साथ मिलते हैं, तो वहां पर कितनी शांति की बातें होती हैं, जरा ये भी देख लीजिए। हमारी तरफ से, हमारे यहाँ कभी कोई अगर प्रीचर निकलता था, कहीं जाता था, तो शांति का संदेश और जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाए ये सिखाता है। और वहां क्या हो रहा है ये भी देखिए। मिडिल ईस्ट में फिर से हालात तनावपूर्ण है। सीरिया पर इजराइल के भीषण हमले से बौखलाया हुआ है ईरान। इजराइल की घेराबंदी का ईरानी फरमान जारी। इजराइल को घेरने की तैयारी में है प्रॉक्सी गुट। हालांकि इजराइल के लिए ये कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। इजराइल को इसकी आदत है, घेरो कितना घेरोगे, और वो हर तरफ एक साथ दसों दिशाओं में वो लड़ाई लड़ने की काबिलियत रखता है। लेकिन ईरान इतनी जल्दी फिर से कोशिश करेगा, ये सोच नहीं रही थी दुनिया। हमने कल क्या बात करी थी? इजराइल ने बोला कि बम धमाके हम करेंगे, ठीक करे। कल हमने ये बोला था कि ये स्टेल्थ बयान दे देगा, बोला था स्टेल्थ बयान। ये स्टेल्थ बयान दे दिया इसने। तो ईरान का काम खत्म हो गया है, ईरान का पलटवार खत्म हो गया है। ईरान ने बयान दे दिया कि छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, बस तुम समझ लेना, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ हो जाए नहीं छोड़ेंगे। अब छोड़ेंगे तो बिल्कुल नहीं, छोड़ें तो बिल्कुल नहीं, और अगली बार तुमने हाथ लगा दिया फिर तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये ईरान ने समझा दिया, अब ईरान ठंडा हो जाए। ये देखिए, युद्ध की ये भी एक टैक्टिक है। हो सकता है आज तक किसी सुनजू ने या किसी गुंजू ने किसी किताब में ना लिखा हो, लेकिन ये भी एक टैक्टिक है कि जब मार पड़े तो फिर से पलटिए, कहे हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, और जब और मार पड़े फिर से हम छोड़ेंगे नहीं, इस बार नहीं छोड़ेंगे, इस बार नहीं छोड़ेंगे। और पाकिस्तान तो खैर इस मामले में सबका अगवा है। अगली खबर देखिए, रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव का बड़ा ऐलान। तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, दिमित्री मेदवेदेव ने कहा। रूस की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी चेयरमैन ने कहा। पुतिन के सबसे करीबी लोगों में से एक दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि अब पूरे के पूरे यूरोप पर बम बरसा देना चाहिए। पुतिन ने अपने 2 कार्यकाल पूरे होने के बाद दिमित्री मेदवेदेव को ही रूस का राष्ट्रपति बनाया था, और उन्हें पुतिन के हाथों का एक तरीके से कठपुतली भी माना जाता है, और यह भी माना जाता है कि दोनों एक दूसरे की छाया के तौर पर हैं। ऐसे में अगर दिमित्री मेदवेदेव ने तीसरे विश्व युद्ध की घोषणा की है तो इस पर जाहिर है दुनिया गंभीरता से सोचेगी। कहा है अब तो वक्त आ गया है कि यूरोप पर बम गिरा देना चाहिए। मतलब अब यूक्रेन से बात आगे बढ़कर यूरोप की तरफ जा रही है, और इधर ट्रंप के कॉल जा रहे हैं कि तुम समझौता करो, सिर्फ 50 दिन बचे। देखिए, सबसे बड़ी बात, ट्रंप ने उससे पूछा, ये हमने कवर करा था प्रतिशोध में। ट्रंप ने बोला, जेलेंस्की क्या तुम मॉस्को को मार दोगे? जेलेंस्की ने बोला हाँ। फिर इसने बोला मैं तो न्यूक्लियर मार दूंगा, पुतिन ने। फिर ये कहता अच्छा सुनो, तुम मॉस्को को फिलहाल छोड़ दो। ट्रंप ने यूटर्न ले लिया। टैको बोलते हैं, TACO, टैको, खाने वाला टैको होता है। एक टैको है ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, ये अमेरिका में बड़ा फेमस चल रहा है आजकल, ट्रेंड कर रहा है अमेरिका में। टैको मतलब ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। ये भाई आज धमकी देता है, कल बैक ट्रैक। इसलिए मैंने बोला था, सबको मैं बोलता हूं, जब ट्रंप धमकी देता है घर जाओ 3 दिन के लिए सो जाओ, ये 3 दिन के अंदर भाई अपना दिमाग बदल के कुछ और कह देगा। ये जो टेंशन नहीं लेने का, ये जो आप टैको कह रहे हैं जी, पीके श्रीवास्तव सर, हिंदुस्तान में तो इसके लिए पलटू राम कहा जाता है किसी एक नेता को, आप जानते हैं। तो अब वो पलटू राम भी कई बार कॉम्प्लेक्स में आ जाते होंगे कि यार मैं कहां ठहरता हूं इनके आगे। बिल्कुल नहीं ठहरते, आप बिल्कुल सही कह। ट्रंप के आगे आज कोई नहीं ठहर पा रहा है ना। इतनी पलटी हमने यही देख ली है। और टैको वर्ड वहां बहुत पॉपुलर है, टैको बेल्स करके टैको मिलता है और लोग खाते रहते हैं। अब लोगों ने टैको को एक्सपेंड कर दिया कि भाई ये हम खा रहे हैं। ट्रंप ऑलवेज चिकन, ट्रंप ऑलवेज चिकन। और ये टैको आजकल बड़ा चल रहा है ना। आप मैंने पहली बार जब देखा टैको है क्या, रोटी के बीच में हमारी जो सब्जी बीच में हम दबा के खा लेते थे ना, बिल्कुल आज भी खा लेते हैं रोटी के बीच में। अब वो उनकी रोटी के बीच में सब्जी दबाते हैं तो उसको नाम देते हैं टैको। आपको लगता है अरे बड़ा फैंसी नाम है, ये है टैको की हकीकत। और टैको की हकीकत वो जो ट्रंप कर रहे हैं। अगली खबर यह है, ईरान के 2 बड़े कमांडरों की मौत। 5 दिनों में हुई दोनों कमांडरों की मौत। ईरानी कमांडरों की मौत के पीछे कई दावे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि 1988 में कोई केमिकल वेपन मारा गया था इजराइल की तरफ से इन दोनों को, एक तरीके से डंक मार के छोड़ दिया गया था। और ये 38 साल बाद भाई लोग दोनों सिधार गए। मतलब ये भी चल रहा है। अब वर्दी पहनने वाला नहीं कोई ईरान में, वर्दी पहनने वालों की कमी होती जाएगी। वो कहेंगे हमें सिविल में रखो। नहीं वो अरे सर, वो जैसे PF वगैरह में पैसे जमा कराते हैं तो चक्रवर्ती जो आप कहते हैं ब्याज, ये चक्रवर्ती वाली मार ये तब मारा था
88 में कहते हैं कोई केमिकल वेपन मारा था जी। और आज उनकी डेथ हुई है। पता नहीं क्या चक्कर है। मैंने ये वेपन के बारे में हम लोग बहुत पढ़ते लिखते हैं। हाँ। हमें तो वही पता नहीं मुझको है। ये भी लगता बड़ा है कि- गुप्त वेपन है। हाँ नहीं लेकिन हाँ, नाम याद आया दिनेश, ये मोसाद वेपन है ये मोसाद वेपन है। जो 38 साल पहले स्टैब्लिश हुआ था ईरान में, डंक अब मार दिया है। नहीं मुझको एक चीज और लगती है सर हाँ। कि हो सकता है मोसाद का जब इस तरीके का रौला हो गया है, इतना पूरी दुनिया में वो जाना जाता है, यहाँ कई लोग भाई लोग अपना स्कोर सेटलिंग भी उसकी आड़ में कर लेते होंगे। बगल वाले को टपकाया, हो सकता है मोसाद हो। अब ये हजम नहीं होता कि 38 साल अगर लेड जैसा कोई स्लो पॉइजन भी दे रहे हो भाई साहब, तो 10-15 साल में खेल खत्म हो जाना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ इतने दिनों तक रोक कर अगर जा रहा